मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारी आज की क्लास, पिछली क्लास तक हमने कार्बोहाइड्रेट पूरा पढ़ लिया था। अब हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा पूरा हो चुका था। प्रोटीन जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। प्रोटीन्स क्या हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं। कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, व नाइट्रोजन के बने हुए जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, इनके बने हुए जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बर्जीलियस ने। सबसे पहले मोल्डर ने नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को आइसोलेट किया, पृथक किया। आइसोलेट नाइट्रोजिनस कंपाउंड। आइसोलेट नाइट्रोजिनस कंपाउंड, यानी कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को पृथक किया। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को सबसे पहले इन्होंने पृथक किया और उनका वर्णन किया। वर्णन किया एंड डिस्क्राइब देम। उनका वर्णन किया। ठीक है, इसके बाद बारी आती है बर्जीलियस की। बर्जीलियस ने 1938 में सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया। यूज द वर्ड प्रोटीन प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया।
1938 में सबसे पहले बर्जीलियस नाम के व्यक्ति ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया। प्रोटीन जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि प्रोटियस से बना है। प्रोटीन जो है किससे बना है? प्रोटियस। प्रोटियस ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड प्रोटियस। इसका मतलब क्या है? टू बी कम्स फर्स्ट, यानी कि प्रथम स्थान ग्रहण करना। टू बी कम्स फर्स्ट यानी प्रथम स्थान ग्रहण करना। प्रथम स्थान ग्रहण करना, टू बी कम्स फर्स्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी जो सजीव प्राणी हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, फंगस हो, बैक्टीरिया के बाद सभी आ गए। ठीक है ना, बैक्टीरिया में सभी आ गए, यानी कि आपके साइनोबैक्टीरिया अपन अपने हिसाब से सब आ गए, वैसे सब नहीं आ गए। अपन बोलने के लिए, इस समय एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बताता हूँ। इस बैक्टीरिया में हमने सबको इंक्लूड मान लिया, साइनोबैक्टीरिया को मान लिया, स्लाइम मोल्ड्स को मान लिया, इसके अंदर हमने आपके माइकोप्लाज्मा को मान लिया, सभी को हमने पीपीएलओ को मान लिया, सबको इंक्लूड मान लिया। फंगस, एल्गी, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स, पांचों किंगडम जो हो गए इसमें इंक्लूड हमने कर लिए। ठीक है ना, पांचों किंगडम यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमलिया और प्लांटी। प्लांटी और एनिमलिया, इन सब को हमने इसमें इंक्लूड मान लिया। ठीक है, सभी को हम इसमें इंक्लूड मान लेते हैं। इन सभी के अंदर, इन सभी की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोटीन अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये शरीर के अंदर, मानव के शरीर में जल के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इन सभी के अंदर प्रोटीन क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और शरीर में जल के बाद ये सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ भी होते हैं। कोशिका के शुष्क भार का आधा भार जो है इससे भी अधिक अंश प्रोटीन का होता है। यानी कि हम कहें अगर एक सेल का ड्राई वेट हम लें, सेल है इसका ड्राई वेट, शुष्क भार, ठीक है ना, इसमें से आधे से ज़्यादा भाग प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो इसलिए प्रोटीन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है हमारे शरीर में, और न केवल हमारे शरीर में बल्कि पादपों के शरीर में भी, इसके अलावा बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस, सभी के शरीर के अंदर प्रोटीन बहुत मुख्य पदार्थ हैं। सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ प्रोटीन होते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया टू बी कम्स फर्स्ट, यानी प्रथम स्थान ग्रहण करने वाले पदार्थ, जो कि प्रोटीस से डिराइव्ड हुआ है, और इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? ऐसे पदार्थों को नाम दिया गया प्रोटीन। ठीक है ना, अब ये देखो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका काम क्या क्या होता है। मुख्यतः जो प्रोटीन होते हैं ये एंजाइम्स के रूप में, मुख्यतः प्रोटीन एंजाइम्स यानी विकर के रूप में, एंजाइम्स यानी कि विकर के रूप में, न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में, न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में,
न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में, विभिन्न झिल्लियों के घटक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के रूप में या मेम्ब्रेन कंपोनेंट के रूप में, झिल्लियों के घटक के रूप में होते हैं, हार्मोन्स के रूप में होते हैं, हार्मोन्स के रूप में होते हैं। इसके अलावा स्टोर्ड फूड के रूप में, यानी कि संचित भोजन, स्टोर्ड फूड के रूप में होते हैं, संचित भोजन के रूप में होते हैं। इन सब के अलावा ये विभिन्न अंगों जैसे कि डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे मसल सेल, लिवर सेल, मसल सेल्स, लिवर, बोन, ब्लड, बोन, ब्लड, बोन, ब्लड, ठीक है ना, और ग्लैंड्स के अंदर ये मिलते हैं, या ग्लैंडुलर सीक्रेशन, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि, रक्त व ग्रंथि स्राव। ग्रंथि स्राव के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इन सभी में ये उपस्थित होते हैं। यहाँ पर प्रोटीन्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। तो ये होगी बात प्रोटीन्स की। ठीक है, प्रोटीन का अगर हम कार्य देखें शरीर के अंदर, इनका कार्य क्या होता है? सबसे पहला तो इनका काम होता है वो एंजाइमेटिक काम होता है, विकर की तरह कार्य करते हैं। हमारे शरीर के अंदर या किसी भी जीवित कोशिका के अंदर जितनी भी प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, जिन्हें हम जैव रासायनिक क्रियाएं या बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, वो सभी जैव रासायनिक क्रियाएं या बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम्स की मदद से ही होती हैं। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो कोई भी जैव रासायनिक क्रिया कोशिका के अंदर नहीं होगी। इन जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्पाद नॉन प्रोटीन भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हर जैव रासायनिक क्रिया जो कि कोशिका के अंदर होती है वो किसकी मदद से होती है? विकर की सहायता से होती है, एंजाइम्स की सहायता से या एंजाइम की हेल्प से होती है। यानी कि हेल्प इन बायोकेमिकल रिएक्शन, या कैटेलाइज करते हैं, हेल्प भी नहीं करते, क्या करते हैं? कैटेलाइज करते हैं, उत्प्रेरण करते हैं। कैटेलाइज द
बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये रिएक्शन है, ठीक है, ये है रिएक्शंस। जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं, क्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं, ठीक है। कोई भी जैव रासायनिक क्रिया कुछ भी हो सकती है, रेस्पिरेशन हो सकती है यानी कि श्वसन हो सकती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण हो सकती है, डीएनए से डीएनए का बनना या आरएनए का बनना हो सकती है, ठीक है ना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये भी जैव रासायनिक क्रिया है, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना, वो भी जैव रासायनिक क्रिया है, वो भी हो सकती है, ठीक है ना। पदार्थों का जो परिवहन होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा कला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ पदार्थों का जो परिवहन होता है वो भी जैव रासायनिक क्रिया है, वो भी हो सकती है। तो कोशिका के अंदर चलने वाली हर क्रिया को ये उत्प्रेरित करते हैं, यानी कि उसको कैटेलाइज करते हैं। तो ये काम होता है किसका? एंजाइम का। दूसरा काम इनका क्या होता है? संरचनात्मक कार्य होता है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली की संरचना का निर्माण करते हैं। संरचना का निर्माण करते हैं, यानी कि हेल्प्स इन स्ट्रक्चर मेंटेनेंस और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, हेल्प्स इन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। जैसे सेल वॉल यानी कि कोशिका झिल्ली, वो कोशिका मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, इसकी संरचना का निर्माण होता है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली जो है वो, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उनका निर्माण होता है। इसके अलावा सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है उसका निर्माण होता है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोटीन प्लस डीएनए के बने होते हैं। अगर प्रोटीन नहीं होंगे तो क्रोमोसोम्स का निर्माण नहीं होगा, वो बने होते हैं। जब सेल डिवीज़न होता है तो सेंट्रियोल्स बनते हैं, वो सेंट्रियोल दोनों तरफ के क्रोमोसोम्स को दोनों तरफ अलग अलग दिशाओं में ले जाने का काम करते हैं, वो काम प्रोटीन का होता है, वो भी संरचनात्मक कार्य है। इसके अलावा जो मसल सेल है, मसल सेल, ये मसल सेल भी प्रोटीन्स की बनी होती हैं। मसल सेल्स में भी एक्टिन, ट्यूबुलिन वगैरह प्रोटीन होते हैं, डाइनिन प्रोटीन होते हैं, मायोसिन प्रोटीन होते हैं, ये भी प्रोटीन होते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो भी संरचनात्मक कार्य है। तो दूसरा कार्य क्या है इनका? हेल्प्स इन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, संरचना निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है ना। तीसरा, सेल सिग्नलिंग में काम आते हैं। कोशिका संकेतन में काम आते हैं। कोई भी सेल जो होती है वो तब काम करती है जब उसको सिग्नल मिलता है। कोशिका संकेतन, जैसे किसी सरकारी दफ्तर में कोई बाबू बैठा होता है ना, जब तक उस बाबू को या क्लर्क को हम कहेंगे नहीं भैया तेरे को ये काम करना है, ऊपर से अफसर जब तक उसे कोई मैसेज नहीं भेजेगा या फाइल नहीं लिख कर भेजेगा कि आपको ये काम करना है, वो कभी काम नहीं करेगा, बैठा रहेगा सारे दिन। तो ठीक उसी तरह से सेल जो है उसको बाबू को क्या है, संकेत जब तक नहीं मिलता वो काम नहीं करता, सिग्नल जब तक नहीं मिलता वो काम नहीं करता। ठीक उसी तरह से है जैसे ट्रेन का ड्राइवर है, जब तक उसे ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा वो ट्रेन नहीं चलाएगा, चाहे ट्रेन 2 घंटे खड़ी रहे, पूरा दिन खड़ी रहे, जब तक वो ट्रेन को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा मालगाड़ियाँ कभी कभी स्टेशनों के ऊपर 24-24 घंटा खड़ी रहती हैं, ड्राइवर बैठा रहता है, मालगाड़ी खड़ी रहती है, तो जब तक उनको सिग्नल नहीं मिलता है वो ट्रेन आगे नहीं बढ़ती। तो क्या है, ठीक उसी तरह से भी सेल को हर काम करने के लिए सिग्नल चाहिए, एक संकेत चाहिए। तो ये जो संकेतन का काम होता है, सिग्नलिंग का काम होता है, ये भी प्रोटीनों के द्वारा ही होता है। ये किसके द्वारा होता है? प्रोटीन्स के द्वारा ही होता है। 2 तरीके से होता है। सेल की सरफेस के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत से इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं। ये किसकी तरह काम करते हैं? रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की तरह, ग्राही पदार्थों, ग्राही अणुओं की तरह काम
करते हैं। बाहर से कोई दूसरा पदार्थ आता है जो संकेत होता है, स्टिमुलस होता है, सिग्नल मॉलिक्यूल होता है, ये आता है इन रिसेप्टर से जुड़ता है। ये रिसेप्टर जो होता है इस सिग्नल, इसके द्वारा आए गए सिग्नल को या मैसेज को अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं और सेल के अंदर वो क्रिया होने लग जाती है। तो ये कहलाता है सेल सिग्नलिंग। मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सेल सिग्नलिंग। तो ये सेल सिग्नलिंग ये भी प्रोटीन हो सकता है और ये तो प्रोटीन होते ही होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से सेल सिग्नलिंग के अंदर ये काम करते हैं। ठीक उसी तरह से जो सेल होती है, ये जो सेल है ये किसी दूसरी सेल के साथ चिपकती है, जुड़ती है। किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स आपस में सबस्ट्रेटम से किसी सतह से जुड़ी रहती हैं। ये सभी प्रोटीनों के द्वारा ही होता है। अगर प्रोटीन नहीं होंगे तो ये काम नहीं होगा, ठीक है ना। पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम का मुख्य घटक होते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको वो प्रोटीन्स के द्वारा ही निर्मित होती है। रोग प्रतिरोधन क्षमता का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। रोग प्रतिरोधन क्षमता का निर्माण इनसे होता है। और सबसे लास्ट में फूड स्टोर करते हैं, ठीक है, भोजन के रूप में संचित होते हैं, स्टोर्ड एज फूड। भोजन के रूप में संचित होते हैं। ये प्रोटीनों के मुख्य कार्य हैं। आगे चलते हैं हम। प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्लों से मिलकर के बनते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। दीज आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड्स क्या हैं? अमीनो एसिड्स क्या हैं? हम एक बार अमीनो एसिड देख लेते हैं। अमीनो एसिड्स ये क्या हैं? ठीक है ना। अमीनो एसिड्स दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा एक और बात, अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आगे देखेंगे हम पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, अगले जब हम आगे पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स
ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाइयां हैं। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती हैं, इकाइयां हैं। जो अमीनो एसिड्स हैं ये प्रोटीन्स की संरचनात्मक इकाइयां हैं, ठीक है। दीज आर ऑब्टेन्ड आफ्टर द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। obtained after the complete hydrolysis of proteins, ठीक है। यानी कि प्रोटीन के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन के, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा अमीनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स के साथ अब प्रोटीन के अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक उठाया हमारा अमीनो एसिड्स। प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन्स के जल अपघटन से यह प्राप्त होते हैं। इन्हें प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स या निर्माणकारी खंड भी कहा जाता है, ठीक है ना। आल्सो कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। निर्माणकारी खंड या बिल्डिंग ब्लॉक्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए प्रोटीन अमीनो एसिड्स। आगे देखते हैं अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या कार्बनिक कंपाउंड्स और यौगिक हैं जिनके ऊपर अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों उपस्थित होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों एक ही कार्बन के ऊपर उपस्थित होते हैं। तो ऐसे जो यौगिक होते हैं ये कहलाते हैं क्या? अमीनो अम्ल, ठीक है ना। इसी के एग्जाम्पल हमने ये है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, ये है एक नॉर्मल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉर्मली जितने भी अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स के निर्माण में काम आते हैं, दीज आर अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड का मतलब है कि एक ही कार्बन से COH और दूसरे NH2 दोनों जुड़े हुए हैं। वरना तो अमीनो एसिड तो ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, इसमें भी एक ही कंपाउंड, एक ही यौगिक के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और अमाइन ग्रुप भी है, ठीक है ना। लेकिन ये अमीनो ग्रुप कंपाउंड, ऐसे अमीनो एसिड्स जो हैं ये भी अमीनो एसिड है, कोई शक नहीं है कि ये भी अमीनो एसिड है, लेकिन ये अल्फा अमीनो एसिड नहीं है। इट इज़ नॉट एन अल्फा अमीनो एसिड, ये बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन के ऊपर इसे हम बोलते हैं बीटा अमीनो एसिड। तो बीटा अमीनो एसिड प्रोटीन्स के अंदर उपस्थित नहीं होते। प्रोटीन में पाए जाने वाले सारे अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक ही कार्बन के ऊपर अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप
और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों एक ही कार्बन के ऊपर उपस्थित होते हैं यानी कि पाए जाते हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड ही प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप के अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर कभी भी प्रेजेंट नहीं होते। इस बात का हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। जितने भी प्रोटीन जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं वो सभी अल्फा अमीनो एसिड से बनते हैं। अल्फा अमीनो एसिड से बनते हैं और जो प्रोटीनों के अंदर डाइवर्सिटी है वो इन्हीं अमीनो एसिड के अंदर डाइवर्सिटी की वजह से, विविधता की वजह से उत्पन्न होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखने की है। कुल मिलाकर के अब तक प्रोटीन्स के अंदर 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, यानी कि ये 20 अमीनो एसिड ही ऐसे होते हैं जो कि मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। केवल मात्र 20 अमीनो एसिड ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं और ये 20 के 20 अमीनो एसिड हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अलग अलग सीक्वेंस में या अनुक्रम में आपस में जुड़ते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये होगी बात हमारी प्रोटीन की, ठीक है ना। अब देखो हम आगे चलते हैं, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर सबसे पहले 1806 में एस्पार्जिन अमीनो एसिड की और सबसे लास्ट में 1938 में थ्रियोनिन नामक अमीनो एसिड की खोज की गई थी। सबसे पहले 1806 में एस्पार्जिन अमीनो एसिड को डिस्कवर किया गया था और 1938 में सबसे लास्ट में थ्रियोनाइन अमीनो एसिड को डिस्कवर किया गया। सबसे लास्ट में 1938 में 1938 में थ्रियोनिन अमीनो एसिड को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। कॉमन स्ट्रक्चर NH2 COOH H और R, ठीक है। NH2 COOH ऊपर R और नीचे की तरफ H, ये अमीनो एसिड है। इसको हम दूसरे तौर पे नाप सकते हैं, दिस इज अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि दिस इज अल्फा कार्बन। तो ये है अल्फा अमीनो एसिड। डिपेंडिंग ऑन दिस R ग्रुप, अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 प्रकार के हो सकते हैं। अमीनो अम्ल जो है वो इस R ग्रुप के ऊपर निर्भर करते हुए 20 प्रकार के हो सकते हैं। R can be of 20 types। R जो है 20 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जो R है ये कितने प्रकार का हो सकता है? 20 प्रकार का हो सकता है। अमीनो एसिड जो हैं ये कार्बोक्सिलिक समूह की वजह से इन्हें अम्लता और अमीनो समूह की वजह से इन्हें एल्कलिनिटी
मिलती है। इनके अंदर दोनों चीज़ है, कार्बोक्सिलिक समूह भी है और अम्लीय समूह भी है, दोनों है। तो इसकी वजह से ये एसिडिक होते हैं, यानी कि अम्लीय होते हैं, और इसकी वजह से ये बेसिक होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं। अम्लीय COOH की वजह से यह अम्लीय होते हैं, और जो NH2 है उसकी वजह से यह क्षारीय हो सकते हैं, यानी कि एल्केलाइन हो सकते हैं। ठीक है ना। अमीनो एसिड को अब 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। दे आर क्लासीफाई इनटू 3 टाइप्स। पहले हैं एलिफेटिक अमीनो एसिड। एलिफेटिक अमीनो एसिड। दूसरे हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। दूसरे टाइप के होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, और तीसरे टाइप के हैं हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। थर्ड टाइप के हैं हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। 3 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, इन्हें हिंदी में बोल दिया जाता है, इनके तो यही नाम होंगे, एलिफेटिक अमीनो एसिड, हिंदी में भी एरोमेटिक अमीनो एसिड बोलेंगे, इसे बोल देंगे विषम चक्रीय अमीनो अम्ल। विषम चक्रीय अमीनो अम्ल। तो आज की क्लास स्टूडेंट्स हम यही ख़त्म कर रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जो है इसमें कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इसे हमारी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।